दोस्तों नमस्कार। अक्टूबर का महीना चल रहा है और दशहरा जो है बीत गया, अब दिवाली आने वाली है। और ये वो समय होता है जब दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन चरम पर होता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है लोगों को। AQI 300, 400, 500 तक पहुंच जाता है कई जिलों में तो। और हवा दम घोंटू हो जाती है एकदम। पूरे अक्टूबर भर ऐसा माहौल रहता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हर साल ऐसा होता है। इसका ठीकरा सरकारें अधिकांशतया किसानों के ऊपर थोपती हैं, फोड़ती हैं। और सरकारें कहती हैं कि पंजाब और हरियाणा का किसान जब पराली जलाता है तो उससे जो धुआं उठता है, उस धुएं की वजह से आसमान में एक चादर बन जाती है स्मोक की, और क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, पॉल्यूशन हो जाता है और लोगों का दम घुटने के हालात बन जाते हैं। आज के अमर उजाला में चंडीगढ़ में एक खबर छपी है और वो खबर मैं आपको सुनाता हूँ पहले पढ़ के। इसमें लिखा है कि पराली जलाने पर 336 किसानों की रेड एंट्री, 12 पर FIR, 42 के चालान। और अखबार लिखता है कि 2 सीजन मंडियों में ये किसान अनाज नहीं बेच सकेंगे। 24 घंटे में सरकार की सख्त कार्रवाई। 15 सितंबर से 19 अक्टूबर तक 24 FIR और 303 चालान, 7.70 लाख, 7,70,000 रुपए का जुर्माना। और साथ में खबर लगाई है दिल्ली से प्रदूषित कैथल, AQI 372। ये इस समय चल रहा है, ये हालात हैं। आगे बात करने से पहले हम सुनते हैं NGT के जज डॉक्टर अफरोज अहमद की बात। डॉक्टर अफरोज अहमद 2023 में मेरठ में एक सेमिनार में बोल रहे थे और आप खुद सुनिए, उन्होंने इस पराली का जो कंसेप्ट है पराली से पोल्यूशन का, उसको सिरे से खारिज कर दिया। सुनिए अफरोज साहब की बात। एनवायरमेंटलिस्ट हैं, दुनिया के तमाम देशों में काम कर चुके हैं, गुजरात में नर्मदा वाले प्रोजेक्ट पे काम किया है और इन दिनों NGT में जज हैं। सुनिए। भी हाँ, पराली को भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैटेलाइट से आपने कहा कि मॉनिटरिंग हो। मैं तो आते ही बर्दर से, आपको याद होगा कि नहीं, मैंने कहा था कि ये जबरदस्ती किसानों को बदनाम करने की बात। मैंने अपने साथी जजों से कहा था कि ये किसानों को बदनाम करने की बात है, क्योंकि ये पूरा फिजिक्स का फार्मूला है। पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली में पराली का इंपैक्ट होना मैं तो नहीं मानता, लोग माने उस बात को। आज नतीजा है कि पराली से अच्छा खासा हम मल्चिंग करके खाद बना सकते हैं, पराली से हम एनर्जी पिलेट बना सकते हैं जो छोटे छोटे होटल्स में लोग इस्तेमाल कर सकता है। तो जलाने की जगह पर हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो पराली में किसानों को बदनाम करने की जगह पर अगर हम ये टेक्नोलॉजी दें, और उम्मीद करता हूं कि हमारे यूपी में एक बहराइच जिला है, वहां की एक CO थी लड़की मीना करके, वो IITian थी, उसने इस टेक्नोलॉजी करके एक छोटा इंडस्ट्री भी कायम करवाया। आज उस आदमी की पूरे उत्तर प्रदेश में पूछ है कि किस तरह से एनर्जी पिलेट हम बनाएंगे उस मशीन से। बहुत सस्ते दामों में वो काम हो रहा है। तो दुनिया में सब संभव है अगर थोड़ा सा इंटरवेंशन करें आप। तो ये आपने सुना डॉक्टर अफरोज अहमद साहब को, जो बता रहे हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक जज, ये बता रहे हैं कि पराली की वजह, पराली नहीं है पोल्यूशन की वजह किसान का। और हालात ये हैं कि सैटेलाइट से इमेज ली जाती हैं जब भी कोई किसान पराली कहीं जलाता है, उसके आधार पे लेखपाल से रिपोर्ट ली जाती है कि किसके खेत में पराली जली, FIR लॉन्च कर दी जाती है और किसान को रेड एंट्री दी जा रही है। अगले 2 साल वो अपनी फसल हरियाणा की किसी मंडी में नहीं बेच पाएगा। ये हालात हैं। आप सुनिए किसान की बात, किसान क्या कहता है। जिस तरीके से किसान अपनी पराली उराली जलाता है तो सैटेलाइट से उसके यहाँ पटवारी आ जावे जी 1 घंटे के अंदर, चलो भाई वहां पर। तो जैसे अवैध खनन है, सैटेलाइट से इसकी निगरानी नहीं हो सकती, जहां भी वो कर रहा हो, चलो भाई। डॉक्टर अफरोज जब सेमिनार में बोल रहे थे तो उनसे एक साधारण किसान ने सवाल किया, आप खुद सुनिए। किसान ने कहा कि सैटेलाइट सिर्फ किसानों की तस्वीर लेता है और उस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस किसान के घर पहुंचती है और पकड़ कर ले आती है कि चलो भाई थाने। ये सैटेलाइट नदियों के बेसिन पर कब्जा करने वालों को क्यों नहीं पकड़ता?
ये सैटेलाइट पेड़ काटने वालों को क्यों नहीं पकड़ता? ये सैटेलाइट फैक्ट्रियों का जहरीला पानी नदियों में और नहरों में डालने वालों को क्यों नहीं पकड़ता? किसान ये सवाल उठा रहा है। तो ये आपने सुना किसान को, आपने सुना एनजीटी के जज को। हम एक वरिष्ठ राजेश शर्मा जी से इस पर बात करते हैं। लंबे समय से एग्रीकल्चर के सेगमेंट को उन्होंने यहाँ कवर किया है वेस्टर्न यूपी में। राजेश भाई साहब, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए डॉक्टर साहब, सरकार चूँकि इसका कोई समाधान तो नहीं निकाल पा रही, और ये बहुत सरल है ये तरीका, ये बताना, किसी को जिम्मेदार ठहरा देना। किसान तो ऐसा सेगमेंट है कि उसे आप जिम्मेदार ठहरा दो। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले लगभग 10 सालों से एक नई चर्चा शुरू हुई है कि पोल्यूशन जो बढ़ता है वो किसानों से बढ़ता है। मैं ये जानना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने कानून बनाया, जो किसानों पर लगातार मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, जिन्होंने किसानों को ये कह दिया गया कि 2 साल तक उनका अनाज मंडी में नहीं लेंगे। क्या गन्ने की फसल 10 साल से हो रही है? क्या धान की फसल 10 साल से हो रही है? क्या गेहूं की फसल 10 साल से हो रही है? अगर किसान के जलाने से, पराली जलाने से प्रदूषण था, तो फिर 20 साल पहले सवाल क्यों नहीं उठे? आप ये बताइए, ये तो किसान है, सबसे कमज़ोर तबका है। नदियाँ सब नदियाँ सूख गई है, सारा जल प्रदूषित है। आज आप गांव में देखिए, पूरे एनसीआर में, क्या पूरे उत्तर भारत में, यमुना में बुरा हाल है। हाँ, यमुना में जहरीले झाग का जो सवाल है उस पर सरकारें आपस में लड़ रही हैं। बिल्कुल। और ये तो बेसिकली कंसेप्ट वहाँ से आया ना कि जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा तो दिल्ली में उस समय केजरीवाल सरकार थी और पंजाब में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो केजरीवाल सरकार ने एक परसेप्शन बनाया कि साहब पंजाब से पराली किसान जला रहे हैं पंजाब में, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में पराली जल रही है, वहाँ से जो धुआं आता है उसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या, लेकिन वो ये छिपा गए कि जो व्हीकल्स हैं उनका पोल्यूशन का लेवल क्या है उनकी वजह से, वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगातार ठेल रहे हैं, जंगल के जंगल आप काट रहे हैं, दिन रात आप हाईवे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों के भीतर पूरा सीवेज बह रहा है जो ग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड कर रहा है। तमाम फैक्ट्रियां अभी भी कोयले से चल रही हैं, तमाम फैक्ट्रियां अभी भी जिनसेट से चल रही हैं, तो वो कितने मानकों का पालन कर रही हैं? तमाम शहर ओवरबर्डन है। आइए सुनते हैं एनजीटी के जज डॉक्टर अफरोज अहमद को, जो बता रहे हैं कि पोल्यूशन की एक बड़ी वजह यह भी है कि शहर ओवर क्राउडेड हैं। किसी भी शहर की लोगों की एक बियरिंग कैपेसिटी होती है, कितने एरिया में कितने लोग रह सकते हैं। रेजिडेंशियल एक्टिविटी करने के लिए किसी शहर को मिनिमम स्पेस कितना चाहिए होता है, ये निर्धारित होता है, ये वो बता रहे हैं। और पिछले 40 साल से इंडिया में कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई जिसमें ये बताया जाए कि शहरों की लोगों को रखने की एक निश्चित क्षमता होती है और वो ओवर क्राउडेड होने की वजह से पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। वो बता रहे हैं कि देखिए, आप खुद सुनिए कि शिमला कैसे ओवर क्राउडेड हो गया है, पहाड़ के शहर कितने ओवर क्राउडेड हो गए हैं और उसकी वजह से विध्वंस हो रहा है। आइए सुनते हैं फरोज साहब। आज शहरों की जो हालत है, आज तक हमारे पास कानून नहीं है कि शहर में आबादी कितनी सुनिश्चित होगी। अगर जो शहर 10 लाख की आबादी से थे, आज से 1950 में करीब 30 ऐसे शहर थे जिसकी आबादी 10 लाख के बराबर थी, आज 650 शहर हो गए। तो आपका प्रश्न बहुत सही है कि इस पर एक कानून की जरूरत है कि कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर, यानी वो क्षेत्र उतनी पॉपुलेशन या जनसंख्या को समाहित कर सकता है कि नहीं, ऐसे कानून होने चाहिए। आपने सुना जज साहब जी, अब आप क्या कहते हैं? सर मेरा कहना ये है, तो ठीक है, इन्होंने ये तो शोध कर लिया और ये सैटेलाइट से जांच कर ली कि जो पराली किसान जला रहे हैं उससे प्रदूषण हो रहा है। क्या कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है दिल्ली के पास में कि सुबह 9 बजने के बाद और शाम को लगभग 10 बजे तक जो दिल्ली में जाम लगता है, जो वाहनों का धुआं उठता है, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है क्या? ऐसा तो नहीं कि जब जाम लगता है गाड़ियों के साइलेंसर से धुआं निकलता है उसमें कोई अमृत तो नहीं बरसता होगा। और मुझे लग रहा है कि ये तो एक दूसरे पे सरकार तीखा टिप्पणी करती है, ठीकरा फोड़ती है। सरकार के पास इसका कुछ समाधान नहीं है कि पोल्यूशन से कैसे बचा जाए। और मैं इसका एकदम बिल्कुल ये विरोधी हूँ कि किसी एक सेगमेंट को, किसान को आप जिम्मेदार ठहरा लें कि भाई प्रदूषण हो रहा। आप बताएं, अब से 25 साल पहले बहुत सारी नदियाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की ऐसी थी, यमुना नदी थी, हिंडन नदी थी, काली नदी थी, कि जहाँ किसान पानी पी लेते थे दोपहर के समय।
आज क्या उन नदियों में पानी पीने की स्थिति है? लगातार पशु मर रहे हैं, लगातार बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी पूरी पीढ़ी समाप्त होने को है, इसलिए कि पानी पीते हैं उसमें टोटल विषैला पानी आ रहा है, फैक्ट्रियों का इतना गंदा एनजीटी पानी के आता जज है। अफरोज साहब बता रहे हैं कि कैसे पंजाब के एक सेमिनार में एक साइंटिस्ट ने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया और उन्होंने बताया कि केंचुए की 18 में से सिर्फ 2 प्रजातियां बची हैं। सुनिए। हम करीब 3 साल पहले गए थे, एक कमेटी हम चेयर कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। मैं तो ताज्जुब कर गया कि किसी वैज्ञानिक ने, बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कोई था अमृतसर में, वो प्रेजेंट किया कि 20 जो हमारी केचुए की प्रजातियां थी केवल 2 बची हैं। डीडीटी बैन हो चुका है पूरी दुनिया में, फिर भी वो मशीनें भी हमारे देश में, जैसा अभी गौर साहब ने बताया, वो पेस्टिसाइड जो यूरोप में, अमेरिका में बैन है, उसकी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लाकर लोग लगा रहे हैं और वो हम आज कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं और बीमारियों को जन्म लेते हैं। कैंसर एक्सप्रेस तो एक चीज है जो डाई इंडस्ट्री से होता है। तो आज हालात ये हैं कि वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ग्राउंड वाटर में चला गया है। नाइट्रोजन जितना हम यूरिया डाल रहे हैं, क्योंकि हम खाद ऑर्गेनिक जानवर है ही नहीं आपके पास। देखा आपने, धरती का पूरा फ्लोरा फोना इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने के कगार पर है। जीव जंतु, बैक्टीरिया खतरे में हैं पॉल्यूशन की वजह से, और अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ खतरे में है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप किसानों के पाले में ये जिम्मेदारी डाल दें और बच निकलें। हर नागरिक के जीवन का सवाल है, जिम्मेदारी का सवाल है। सरकारों को डिसाइड करना होगा, स्टडी करानी होगी, सॉल्यूशन निकालने होंगे कि किसी शहर, किसी गांव की कितनी पीपल करींग कैपेसिटी है, कितने लोग वहाँ रह सकते हैं, किस तरह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, कैसे रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए। लेकिन अफसोस और शर्म की बात है कि अभी तक सरकारें इस पर गंभीर नहीं हैं। हम ऐसे ही कुछ सवालों पर फिर वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।